नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे शील्ड्स ट्रैक्टिव फोर्स थ्योरी फॉर द डिज़ाइन ऑफ नॉन स्कॉरिंग स्टेबल चैनल्स। तो शील्ड्स मेथड्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि किसी भी कैनल में सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और ये ट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो ट्रैक्टिव फोर्स मतलब जब भी पानी किसी कैनल में फ़्लो करेगा तो उसके पेरीमीटर पे जो फ्लो ऑफ वाटर है उसकी वजह से एक फोर्स लगता है, उसकी पेरीमीटर पे एक ड्रैग फोर्स जिसको हम ट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं वो लगेगा, जो इसके मटेरियल को, जो बेड मटेरियल है, इसको अपने साथ फ्लो करने का ट्राई करेगा। ठीक है, फ्लो कराने की कोशिश करेगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, जो पानी इस बेड पे जो फोर्स लगाएगा उसी को हम बोलते हैं ट्रैक्टिव फोर्स। अब कैनल में सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मतलब सिंपली कैनल में स्काउरिंग कैसे होगा, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, कैनल में मटेरियल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो देखिए, जब पानी फ्लो करेगा तो जब पानी का स्पीड, जब पानी का फ्लो वेलोसिटी कम है, तब मान लेते हैं कोई पार्टिकल अगर बेड पे है तो उस पर कम फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा पानी की फ्लो की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पानी की डायरेक्शन में। ठीक है, ये कोई पार्टिकल है तो इधर पानी की फ्लो की डायरेक्शन में, फ्लो डायरेक्शन इधर है, तो फ्लो की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स को रेजिस्ट कौन करेगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, वो इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। अब धीरे धीरे अगर पानी की वेलोसिटी बढ़ाएं हम, तो जो ट्रैक्टिव फोर्स है ये बढ़ता जाएगा, और ट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ट्रैक्टिव फोर्स इस फ्रिक्शन को एक्सीड कर देगा। ठीक है, जो हमारे पास मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उसको एक्सीड जब करेगा तो ये जो पार्टिकल है वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से होता है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एक कैनल में। अब ट्रैक्टिव फोर्स कितना लगेगा, किसी कैनल में ट्रैक्टिव फोर्स कितना लगता है, वो निकालने के लिए हम सिंपली ये कैनल का एक एल सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब हम दो सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, दो बाउंड्रीज ले रहे हैं। इस बाउंड्रीज पे प्रेशर है P1 P2, इस पानी का वेट है W, और इस पानी पे दूसरा क्या फोर्स लगेगा। अब देखिए, ये पानी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पे इधर प्रेशर फोर्स, इधर से प्रेशर फोर्स, ये पानी का वेट हो गया, और ये पानी बेड पे इस डायरेक्शन में शियर लगाएगा, ट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो पानी पे इस डायरेक्शन में शियर फोर्स लगेगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर। सो इस डायरेक्शन में शियर लगेगा पानी के ऊपर। तो हम पानी का अगर इक्विलिब्रियम कंसिडर करें तो क्या होगा, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देख रहे हैं जब पार्टिकल जस्ट मूव होने की कंडीशन में होगा, जिसको हम इंसिपेंट मोशन कंडीशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम अगर देखें इस पोर्शन का, ठीक है, तो P1 फोर्स, P2 फोर्स, ठीक है, ये प्रेशर फोर्सेस है। ठीक है, प्लस W साइन थीटा माइनस टाउ नॉट P इंटू एल इंटू 0। टाउ नॉट मतलब हमारे पास शियर है, शियर मल्टीप्लाइड बाई P मतलब क्या है हमारा, वेटेड पेरीमीटर। सो वेटेड पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ ऑफ कैनल, ये जो लेंथ है सेक्शन का, तो पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ करेंगे तो एरिया आ जाएगा, और एरिया मल्टीप्लाइड बाई ये जो शियर फोर्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो P मतलब है वेटेड पेरीमीटर और L मतलब है लेंथ ऑफ कैनल। वैसे ही W, अब अगर स्लोप कैनल का हम माने थीटा स्लोप एंगल है, तो इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा W साइन थीटा। ठीक है, W कॉस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में W कॉस थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, W साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में W कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, x y, तो अभी हम x डायरेक्शन में सिर्फ देख रहे हैं। तो x डायरेक्शन में P1 फोर्स है, प्रेशर फोर्स, P2 प्रेशर फोर्स है, W साइन थीटा माइनस टाउ नॉट इंटू PL। अब अगर देखें तो ये डेप्थ सेम है, और ये एक ओपन चैनल है, तो प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, तो P1 P2 सेम होगा। तो टाउ नॉट हम लिख सकते हैं, टाउ नॉट इज इक्वल टू W साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो W साइन थीटा अपन PL। ठीक है, अब W मतलब क्या है, वेट ऑफ दिस पोर्शन ऑफ वाटर। तो वेट कितना होगा इस पोर्शन का, तो गामा जो कि है
यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द सेक्शन का एरिया। अगर इसका सेक्शन बनाए हम, अगर कोई इस तरह का चैनल है तो इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो गामा ए एल मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अगर ये स्लोप देखें तो जो कैनल में स्लोप होता है वो काफ़ी जेंटल होता है, तो थीटा जो होगा वो एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो थीटा अगर स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है स्लोप के। ठीक है, तो हम स्लोप मान लेते हैं यस, तो यस टेन थीटा के बराबर होगा, और टेन थीटा नियरली साइन थीटा के बराबर होगा क्योंकि थीटा एकदम स्मॉल है, तो हम साइन थीटा को डायरेक्टली यस नॉट यानी कि स्लोप ऑफ द कैनल लिख सकते हैं, डिवाइड बाई पी एल था। अब यल एल कैंसिल हो जाएगा, और ए बाई पी, ए मतलब है एरिया ऑफ द सेक्शन और पी मतलब है वेटेड पेरीमीटर। सो एरिया बाई पी मतलब होता है हाइड्रोलिक रेडियस, सो गामा, और ए बाई पी मतलब आर, और यस नॉट। तो ये टाउ नॉट क्या है हमारे पास। अब जो फोर्स लग रहा था उसको हम बोलते थे ट्रैक्टिव फोर्स। अब जो टाउ नॉट है ये ट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है, टाउ नॉट जो है ये ट्रैक्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको हम बोलेंगे यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि एक मीटर स्क्वायर में कितना ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, पानी कितना ट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा एक यूनिट एरिया में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स, और जिसको हम नॉर्मल शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल अगर पानी किसी भी कैनल में फ्लो करता है पानी, तो कितना उसमें ट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो इस फॉर्मूला से आएगा। ठीक है, अब इसके एनालिसिस में हम एक बात बता दूं, जो मैकेनिक्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट है, इसके मैकेनिक्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हम इनकोहेरेंट सोयल को इनकोहेरेंट मान के चलते हैं। इनकोहेरेंट मतलब क्या है कि इसमें जो सोयल पार्टिकल है इसमें किसी भी प्रकार की कोहेजन नहीं है। ठीक है, हम कोहेजन लेस सोयल मानते हैं, जैसे सैंडी और ग्रेबल सोयल। हाँ, कैनल में क्लेई सोयल भी हो सकता है, लेकिन हम मानेंगे इनकोहेरेंट। इससे दो फायदे होंगे, एक तो इनकोहेरेंट मानेंगे तो क्या होगा, एक सेफ डिज़ाइन होगा। सेफ डिज़ाइन क्यों होगा, क्योंकि इनकोहेरेंट मानेंगे तो किसी भी प्रकार का कोहेजन नहीं होगा, तो मूवमेंट की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक तो सेफ डिज़ाइन होगा इनकोहेरेंट मानने से, और दूसरा हम इंडिविजुअल पार्टिकल को स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल को हम स्टडी कर सकते हैं, तो इनकोहेरेंट हम मान के चलेंगे। तो हमारे पास यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला आ गया, जिसको हम नॉर्मल शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया ये है एवरेज ट्रैक्टिव फोर्स। एवरेज कितना लग रहा होगा किसी भी कैनल में, ये हमको एवरेज ट्रैक्टिव फोर्स देगा, और ये बेड के लिए है। ठीक है, ये बेड के लिए है, ये एवरेज देगा। अब किसी भी चैनल में मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स, अगर कोई भी चैनल देखें तो जो मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स है वो हमेशा जहाँ डेप्थ ज़्यादा होगा वहाँ लगेगा। ठीक है, तो अगर डेप्थ ज़्यादा होगा तो उस पॉइंट पे ट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगा, और हम डिज़ाइन किसके लिए करेंगे, मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स के लिए डिज़ाइन करेंगे। किसी भी चैनल को हम मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स के लिए डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम जहाँ ज़्यादा डेप्थ होगा वहीं हमारा जो ट्रैक्टिव फोर्स है, यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स है, वो ज़्यादा होगा। तो अगर वाइड चैनल देखें तो उसमें जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो नियरली वाई के बराबर होता है, डेप्थ के बराबर। क्यों, जैसे अगर कोई रेक्टेंगुलर चैनल है अगर देखें तो अगर मान लीजिए इसका डेप्थ है वाई और इसका विथ है बी, तो हाइड्रोलिक रेडियस का क्या होगा, एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, एरिया हो जाएगा बी वाई डिवाइड बाई पेरीमीटर हो जाएगा इसका बी प्लस टू वाई। ठीक है, बी प्लस टू वाई इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब क्योंकि ये वाइड चैनल है तो बी बड़ा होगा वाई से, तो टू वाई से बड़ा ही होगा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो बी कैंसिल होके आर नियरली इक्वल टू वाई होगा वाइड चैनल के लिए। तो हम वाइड चैनल में टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा वाई एस नॉट लिख सकते हैं, और यही किसी भी चैनल में मैक्सिमम अगर देखना है हमको मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, तो किसी भी चैनल में मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स
गामा वाई एस नॉट ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम डेप्थ पे ट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, ट्रैक्टिव फोर्स डेप्थ जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ ट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये मैक्सिमम भी है। तो टाउ मैक्स अगर किसी भी चैनल में देखें तो गामा वाई एस नॉट होता है, ठीक है। अब हम चैनल्स में, किसी भी चैनल में जो ट्रैक्टिव फोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो जो वाइड चैनल होगा, वाइड चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रैक्टिव फोर्स का होता है, ट्रैक्टिव फोर्स लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर नैरो चैनल देखें तो नैरो चैनल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसमें साइड्स जो एंड पोजीशन होता है, बेड के जो एंड्स में होते हैं कॉर्नर में, वहाँ कम ट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो मिडल की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एक जनरल चैनल लेते हैं तो जनरल चैनल में हमारा जो मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बेस पे आएगा। बेस पे कितना आएगा? 0.97 गामा वाई एस नॉट मानते हैं मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ मिडल में आता है 0.97 गामा वाई एस नॉट, जिसको हम नियरली गामा वाई एस लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज कितना होगा? अगर एवरेज देखें तो एवरेज हमने निकाला था गामा आर एस नॉट, तो वो एवरेज था, ठीक है। मैक्सिमम देखें तो गामा वाई एस नॉट, ठीक है। ये मैक्सिमम होगा बेस के लिए। बेस में कितना लगेगा? अगर साइड्स में देखें, साइड्स में डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो मैक्सिमम हमारे पास ट्रैक्टिव फोर्स आएगा वो आएगा 0.75 गामा वाई एस नॉट। साइड्स में कम ट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये होगा मैक्सिमम साइड्स के लिए। इसको हम 0.75 गामा आर एस नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सेम ही है। तो मैक्सिमम कितना आएगा साइड्स में? 0.75 गामा वाई एस नॉट या फिर 0.75 गामा आर एस नॉट। और हम चैनल्स को इसी मैक्सिमम के लिए ही डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा किसी भी चैनल में ट्रैक्टिव फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं सील्ड्स इंट्रेनमेंट मेथड। जो सील्ड ने जो मेथड दिया था फॉर द डिज़ाइन ऑफ नॉन स्काउरिंग स्टेबल चैनल्स, वो भी किसमें? एलुवियल सॉइल जिसके साइड स्लोप्स प्रोटेक्टेड हो, तो उसके लिए हम सील्ड्स मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सील्ड्स मेथड पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्रिटिकल शियर स्ट्रेस है वो क्या होता है। तो क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, जिसको हम क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि जो चैनल होगा, इसमें जब पानी फ्लो करेगा तो इनिशियली मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल रेस्ट में होगा। जब पानी का वेलोसिटी कम होता है तो पार्टिकल रेस्ट में होता है, जिसको फ्रिक्शन, जो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से पार्टिकल रेस्ट में होता है। और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा और ट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें ट्रैक्टिव फोर्स एक्सीड कर देगा या फिर इक्वल हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के और उसको एक्सीड कर देगा। तो जब ट्रैक्टिव फोर्स, जो फ्रिक्शन होता है, जब ट्रैक्टिव फोर्स इतना हो जाए कि पार्टिकल जस्ट मूव करने लगे, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स। जब पार्टिकल जस्ट मोशन की कंडीशन में आ जाए उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स। तो पार्टिकल को जस्ट मोशन में लाने के लिए कितना ट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, कितना यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और उस कंडीशन पे जो पार्टिकल होता है वो जस्ट मोशन की कंडीशन में होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड मोशन या फिर इंसिपेंट मोशन कंडीशन, ठीक है। तो ये था क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स। अब सील्ड्स के अगर मेथड देखें तो सील्ड्स ने एक फंक्शन डिफाइन किया था जिसको हम बोलते हैं सील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एफएस, और वो इक्वल होता है टाउ सी अपन गामा डब्ल्यू डी एस एस -1, जिसमें टाउ सी है क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स निकालने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो टाउ सी अपन गामा डब्ल्यू वाटर का यूनिट वेट, डी मतलब मीन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एस यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल -1। और ये फंक्शन होता है, अगर सील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन देखें तो ये फंक्शन होता है पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर के। RE स्टार मतलब पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर। पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? V स्टार D अपन न्यू। V स्टार मतलब होता है शियर फ्रिक्शन वेलोसिटी यानी अंडर रूट टाउ नॉट अपन रो W। टाउ नॉट मतलब यूनिट ट्रैक्टिव फोर्स, जो कि
जो कि एक्चुअल में हमारे बेस पे लग रहा होगा, उसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा टाउ नॉट, जो कि हमने निकाला था गामा डब्ल्यू आर एस। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल शियर स्ट्रेस है। तो शियर फ्रिक्शन वेलोसिटी अंडर रूट टाउ नॉट अपन रो डब्ल्यू है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये होगा शियर फ्रिक्शन वेलोसिटी। डी मतलब डायमीटर और न्यू मतलब है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। अब ये शील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर के फंक्शन पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर से कैसे रिलेटेड है, इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे बुक में दिया है, आप एसके गर्ग में देख सकते हैं। ठीक है, उसमें इसका डेरिवेशन दिया है। ठीक है, सो डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हम इसका मतलब समझते हैं कि पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर से रिलेटेड क्यों है। तो पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर से अगर शील्ड्स के थ्योरी देखें तो शील्ड ने एक ग्राफ जनरेट किया था। उन्होंने जो शील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन है उसको प्लॉट किया फॉर डिफरेंट पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, उसको लॉग ग्राफ में उन्होंने प्लॉट किया, दोनों एक्सिस में लॉग ग्राफ यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने इसको एक लॉग ग्राफ में प्लॉट किया। उन्होंने वेरिएशन देखा कि शील्ड इंट्रेनमेंट फंक्शन है वो पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर से कैसे वैरी करेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जब पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर कम है तो जो फ्लो है, जो फ्लो होता है वो लगभग लैमिनार फ्लो होता है। ठीक है, और जैसे ही पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता जाएगा, पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर कब बढ़ेगा, जब डायमीटर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, यानी डायमीटर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, फ्लो टर्बुलेंट की तरफ जाएगा। और उन्होंने क्या देखा कि जब पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर 400 से पार हो जाता है, 400 या 400 से पार हो जाता है, तो जो फ्लो है वो कम्प्लीटली टर्बुलेंट हो जाता है। और टर्बुलेंट फ्लो में जो शील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेता है, जो नियर अबाउट होता है 0.06 के। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर 400 से ज़्यादा के लिए हम शील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन किसके बराबर होता है, 0.06 के। अगर एक्यूरेटली बात करें तो 0.056 होता है, जिसको हम नियरली 0.06 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 400 के पार जब जाएगा, जो पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर है जब 400 के पार जाएगा तो ये एजिम्प्टोटिक हो जाता है 0.06 लाइन के। ठीक है, तो 400 से ज़्यादा अगर पार्टिकल साइज, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 400 से ज़्यादा है तो हम शील्ड्स इंट्रेनमेंट फंक्शन का वैल्यू 0.06 के बराबर रख सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जब पार्टिकल साइज, जो मीन पार्टिकल साइज है वो 6 mm से जब ज़्यादा होगा, 6 mm से अगर ज़्यादा होगा तो फ्लो कम्प्लीटली टर्बुलेंट होगा, यानी रेनॉल्ड्स नंबर, पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर हमेशा 400 के पार ही रहेगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल साइज, तो याद रखिए ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इधर, ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये हम पार्टिकल साइज, मीन पार्टिकल साइज जब 6 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है, तब हम 0.06 यूज़ करेंगे। इतना याद रखिएगा आप। तो 0.06 हम यूज़ करेंगे कब, जब मीन पार्टिकल साइज 6 mm। D50 मतलब 50% पार्टिकल साइज, जैसे D50 अगर मान लीजिए D50 इज इक्वल टू 5 mm है, तो इसका मतलब क्या है कि 50% पार्टिकल्स, जो 50% पार्टिकल्स है वो 5 mm से कम है और 50% 5 mm से ज़्यादा है। D30 इज इक्वल टू 6 mm मतलब 30% पार्टिकल 6 mm से नीचे हैं और बाकी 70% 6 mm से ऊपर है। ठीक है, तो D50 जब 6 mm से ज़्यादा होगा तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो FS जब D50 6 mm से ऊपर होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर ऑटोमेटिकली, जो पार्टिकल रेनॉल्ड्स नंबर है वो 400 के पार जाएगा, और उस केस में FS का वैल्यू 0.06 के बराबर होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये किसके लिए, ये क्रिटिकल स्ट्रेस के लिए। ठीक है, क्रिटिकल स्ट्रेस यानी जस्ट पार्टिकल को मूव करने के लिए कितना स्ट्रेस चाहिए, कितना अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है। एक्चुअल कैनल में हमारे पास कितना स्ट्रेस लगेगा, एक्चुअल कैनल में हमने निकाला था टाउ नॉट, जो कि बराबर होता है गामा WRS के, उतना लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कोशिश क्या रहेगा, हम जब भी डिज़ाइन करेंगे तो हम क्या ट्राई करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है कैनल में बेड पे,
वेटेड पेरीमीटर पे जो एक्चुअल ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो हमेशा क्रिटिकल से कम रहे। अगर क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया तो पार्टिकल मूवमेंट में आ जाएगा और चैनल स्काउर होगा। ठीक है, तो हमेशा क्रिटिकल से कम रहे, हमारी यही कोशिश रहेगी। तो एक्चुअल कितना लग रहा है गामा डब्ल्यू आर एस, वो हमेशा क्रिटिकल से कम होना चाहिए। क्रिटिकल कितना है, टाउ क्रिटिकल, वो बराबर है 0.06 मल्टीप्लाइड बाई गामा डब्ल्यू डी इंटू एस एस माइनस 1, 0.06 गामा डब्ल्यू डी इंटू एस एस माइनस 1। अब हम जो साइज़ है पार्टिकल का, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसको हम 2.65 ले सकते हैं। ठीक है, आपने सोयल में पढ़ा होगा, नियरली 2.65 के बराबर होता है। अगर हम इसको रखें इसमें, अगर इसको हम एस एस के इसमें रखें तो हमारे पास क्या आएगा, जो डी है गामा डब्ल्यू का भी वैल्यू हम रख सकते हैं 1000 के बराबर। तो जो डी है वो कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आर एस नॉट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चैनल में अगर हमको पार्टिकल, अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल मूव ना करे, तो जो उसका पार्टिकल का जो मीन डायमीटर है वो हमेशा 11 आर एस नॉट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा नहीं होगा, 11 आर एस नॉट से कम साइज होगा, तो पार्टिकल मूवमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको अगर कोई भी कैनल है, उसमें अगर हमको प्रोटेक्ट करना है, उस चैनल में लाइनिंग करना है, तो हमको कितना साइज़ रखना पड़ेगा। अगर हमको वो निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। हमको 11 आर एस नॉट से बड़ा साइज़ का पत्थर रखना पड़ेगा उसमें, ताकि पानी का जो बहाव है उसके साथ जो पार्टिकल है वो फ्लो ना करे। ठीक है, तो डायमीटर हमेशा बड़ा होना चाहिए 11 आर एस नॉट के, 11 आर एस नॉट के। क्रिटिकल डायमीटर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल मतलब जस्ट मूवमेंट की कंडीशन में, तो क्रिटिकल डायमीटर हो जाएगा 11 आर एस नॉट। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर। तो किसी भी चैनल में अगर हम चाहते हैं कि पार्टिकल मूव ना करें, तो उसका डायमीटर जो है वो 11 आर एस नॉट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हमने निकाला था जब मीन साइज़ ग्रेटर देन 6 mm था। अब मान लीजिए हमको पार्टिकल साइज़ किसी भी चैनल में, कोई चैनल हम ऐसी ज़मीन में एक्सकावेट कर रहे हैं जहाँ पार्टिकल साइज़ लेस देन 6 mm है, तो उस केस में क्या करें, उस केस में हम क्रिटिकल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। उस केस में हम इस मित्तल एंड स्वामी ने एक इक्वेशन दिया था। ठीक है, मित्तल एंड स्वामी ने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम यूज़ करके क्रिटिकल स्ट्रेस निकाल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, 0.155 प्लस 0.409 डी mm स्क्वायर, जो डायमीटर है पार्टिकल वो mm में रखना है, डिवाइडेड बाई √1 प्लस 0.177 डी स्क्वायर mm। ठीक है, याद रखिए पार्टिकल साइज mm में रखना है इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये कब यूज़ करेंगे क्रिटिकल स्ट्रेस निकालने के लिए, जब पार्टिकल साइज लेस देन 6 mm होगा, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब ग्रेटर देन 6 mm होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब लेस देन 6 mm होगा तो मित्तल एंड स्वामी ने जो फॉर्मूला दिया था उसका हम यूज़ करेंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, हम डिज़ाइन करेंगे तो मैनिंग्स इक्वेशन यूज़ करेंगे, 1/n AR⁴ S⁴1/2 मैनिंग्स इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। तो मैनिंग्स फार्मूला में हमको n, जो मैनिंग्स कोफिशिएंट है, वो निकालना पड़ता है। तो मैनिंग्स कोफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे, तो मैनिंग्स कोफिशिएंट के लिए स्टिकलस ने एक फार्मूला दिया था, स्टिकलस फार्मूला जिसको हम बोलते हैं, जो बराबर होता है n = D90 1/6/24। ठीक है, D90/24, डी को हमें रखना है मीटर्स में, याद रखिएगा मीटर्स में रखना है हमको, mm में नहीं, मीटर्स में रखना है। और D90 हमको चाहिए, हमको क्वेश्चन में जनरली D60 या D50 गिवन होता है। तो D60 या D50 अगर गिवन हो तो उसको हम 1.75 से लेकर 2 के बीच में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग D90 आ जाएगा, और ये हमको अप्रॉक्सीमेट मैनिंग्स कोफिशिएंट दे देगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, जो स्टिकलस फार्मूला है इसको हम जनरली अप्लाई कर सकते हैं जो रिजिड बाउंड्री चैनल्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमेशा हमको पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमको मैनिंग्स, पार्टिकल का जो रफनेस है उसके हिसाब से हमको जो मैनिंग्स का
जो कोफिशिएंट है वो देगा। ठीक है, स्टिकलर्स फॉर्मूला हमको पार्टिकल के जो रफनेस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमको मैनिंग्स का कोफिशिएंट देगा। बट अगर हम किसी भी चैनल में देखें तो उसमें सिर्फ पार्टिकल के साइज़ की वजह से फ्लो में रेजिस्टेंस नहीं आएगा। उसमें जो चैनल में अगर हम देखें, अगर ये कोई चैनल है तो इसमें ऐसे वेव भी फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, ऐसे अंडुलेशंस भी हो रहे होंगे, ड्यून्स फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हमको सिर्फ पार्टिकल के जो रफनेस है उसके हिसाब से देता है। ठीक है, लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे। लेकिन याद रखिए इतना कि इसको हम जनरली यूज़ करते हैं रिजिड बाउंड्री चैनल्स में। ठीक है, क्योंकि मैनिंग्स में जो हम यूज़ करेंगे 1/n AR⁻2/3 S⁻1/2, इसमें जो n यूज़ करेंगे वो टोटल जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस फ्लो में जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वजह से जो n आएगा उसको हम मैनिंग्स इक्वेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये n स्टिकलर्स फॉर्मूला क्या दे रहा है, सिर्फ पार्टिकल के रफनेस के हिसाब से n दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो n होगा वो कंबाइन इफेक्ट की वजह से हम यूज़ करते हैं। जो मैनिंग्स में जो n यूज़ होता है वो कंबाइन इफेक्ट की वजह से यूज़ होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी n हम यही यूज़ करेंगे D90 1/6 24। अच्छा, एक और बात, जो हम ये क्रिटिकल स्ट्रेस निकालते हैं इन फॉर्मूले से, क्रिटिकल स्ट्रेस टाउ सी, और यहाँ से जो क्रिटिकल स्ट्रेस निकालते हैं वो बेड के लिए होता है, जो हॉरिजॉन्टल बेड होता है उसके लिए होता है। ठीक है, यहाँ कितना क्रिटिकल स्ट्रेस चाहिए ये फॉर्मूला हमको जो बेस पे होगा, जो बेड पे होगा, उसके लिए जो क्रिटिकल स्ट्रेस चाहिए पार्टिकल मूव करने के लिए वो हमको देगा। अब अगर हमको साइड में चाहिए, साइड में कितना क्रिटिकल स्ट्रेस लगेगा तो उसको निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे ट्रैक्टिव फोर्स रेशियो। ट्रैक्टिव फोर्स रेशियो हमको क्या देगा कि साइड में कितना क्रिटिकल स्ट्रेस चाहिए रहेगा। ठीक है, साइड में एक्चुअली कम क्रिटिकल स्ट्रेस लगेगा, कम स्ट्रेस लगेगा पार्टिकल को मूव करने के लिए कंपेयर टू बेड। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम किसी पार्टिकल को देखते हैं साइड में, क्योंकि ट्रेपेजोइडल चैनल है तो साइड में अगर किसी पार्टिकल को देखें हम, तो इस पर अगर देखें तो अगर फ्लो इस डायरेक्शन में है तो अगर देखें तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर, ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, पानी की फ्लो की वजह से इधर ट्रैक्टिव फोर्स लगेगा टाउ ये से, और दूसरा क्योंकि ये साइड पे है तो इसको नीचे पुल करेगा इसका वेट का कंपोनेंट, जो कि होता है WS sin थीटा। थीटा मतलब साइड स्लोप, इसका साइड स्लोप कितना है उसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो WS sin थीटा इसको मूव करेगा ट्रैक्टिव फोर्स, वाटर की वजह से, वाटर की फ्लो की वजह से ट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो इधर मूव करेगा, और इसका वेट का कंपोनेंट इसको नीचे पुल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इसका मूवमेंट ओवरऑल किसी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसको मूवमेंट से बचाने के लिए कौन सा फोर्स आएगा, इसको मूवमेंट रिलेटिव मोशन से बचाने के लिए इसके ऑपोजिट में, अगर मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो इसके ऑपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, फ्रिक्शन किस वजह से, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आपने पढ़ा होगा इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वजह से इस पर फ्रिक्शन लगेगा जो कि इस मूवमेंट को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हम मान ले फाई जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो अगर देखें तो इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा इधर टाउ एस ए और WS sin थीटा, इन दोनों की वजह से हम इसको इंसिपेंट मोशन कंडीशन में देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट मूवमेंट की कंडीशन में देख रहे हैं। तो अगर देखें तो ये जो है टाउ एस ये क्रिटिकल स्ट्रेस है, साइड में लगने वाला क्रिटिकल स्ट्रेस है, और WS sin थीटा ये वेट का कंपोनेंट है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √WS² sin² थीटा प्लस A² टाउ एस स्क्वायर। ए मतलब क्या है, ए मतलब पार्टिकल का प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, पार्टिकल का प्रोजेक्टेड एरिया, इसको हम स्पेरिकल माने तो कोई डायमीटर होगा, उसके हिसाब से एरिया इसका हो जाएगा टाउ एस इंटू ए, क्योंकि टाउ एस स्ट्रेस है तो फोर्स निकालने के लिए टाउ एस मल्टीप्लाइड बाई एरिया करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, तो इस रिजल्टेंट फोर्स को रेजिस्ट करेगा फ्रिक्शन
इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन जो होगा वो रेजिस्ट करेगा। फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू, फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन। अब एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? अगर हम किसी, आपने पढ़ा होगा 11-12 में पढ़ा होगा, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, थीटा है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है? नॉर्मल रिएक्शन बराबर होता है डब्ल्यू एस कॉस थीटा के, डब्ल्यू कॉस थीटा के, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू डब्ल्यू कॉस थीटा। और म्यू किसके बराबर होता है? म्यू बराबर होता है tan फाई के, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज आपने पढ़ा होगा, तो फाई जो है वो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जिसको हम एंगल ऑफ रिपोज भी बोल सकते हैं। तो यह अल्टीमेटली क्या होगा? म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन। एन कितना है? डब्ल्यू एस कॉस थीटा, डब्ल्यू एस कॉस थीटा। और म्यू कितना है? म्यू बराबर होगा tan फाई के। तो tan फाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। यहाँ से हम टाउ एस कितना आएगा? डब्ल्यू एस बाई ए कॉस थीटा tan फाई √1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन tan स्क्वायर फाई, ठीक है। अच्छा, हमने साइड का एक पार्टिकल लिया, ठीक है, इसको हमने एनालाइज किया। एक बेड का पार्टिकल लेते हैं और इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो बेड के पार्टिकल पे क्या क्या फोर्स लगेगा? तो फ्लो की डायरेक्शन में हमारे पास लगेगा ट्रैक्टिव फोर्स, जो कि बराबर होगा टाउ बी इंटू ए। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो कि इसके मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन बराबर होगा डब्ल्यू एस के, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर हम इंसिपेंट मोशन कंडीशन में देखें तो ये क्रिटिकल स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए। तो ये जो टाउ बी है ये क्रिटिकल कंडीशन में, तो क्रिटिकल स्ट्रेस के बराबर है। टाउ बी मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन रेजिस्ट कर रहा है इसको, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू मल्टीप्लाइड बाई एन। म्यू हमारे पास है tan फाई, और एन कितना हो जाएगा? एन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल बेस पे रखा है, तो एन हमारे बराबर हो गया डब्ल्यू एस पे। डब्ल्यू एस क्या है? याद रखिए, डब्ल्यू एस है सबमर्ज्ड वेट, पार्टिकल का जो सबमर्ज्ड वेट है। जब पानी में सबमर्ज करेंगे तो सबमर्ज्ड वेट मतलब वेट माइनस अपथ्रस्ट, इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी लगेगा, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है। तो सबमर्ज्ड वेट मल्टीप्लाइड बाई tan फाई, इधर भी सबमर्ज्ड वेट ही यूज़ किया हमने। तो टाउ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस बाई ए tan फाई। अब ट्रैक्टिव फोर्स रेशियो क्या है? ट्रैक्टिव फोर्सेस का रेशियो, जो साइड पे जो ट्रैक्टिव फोर्स लगा है, क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, उस वो डिवाइडेड बाई जो बेस पे क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसका, इज इक्वल टू, अगर हम इसको डिवाइड करें टाउ एस बाई टाउ बी, तो डब्ल्यू एस बाई ए tan फाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करें कॉस थीटा अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हमारे पास अल्टीमेटली ट्रैक्टिव फोर्स रेशियो आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर फाई। अब इसको हम निकाले क्यों? इसका क्या यूज़ है? तो देखिए, जो हम प्रीवियस जितने भी फॉर्मूले हमने देखे, सील्ड्स का जो फॉर्मूला हो गया D ग्रेटर देन 6 mm के लिए, और स्वामी एंड मित्तल का फॉर्मूला हो गया D लेस देन 6 mm के लिए, तो वो हमको बेस पे कितना क्रिटिकल फोर्स चाहिए वो हमको देता है, ठीक है। उस फॉर्मूले से हमको बेस पे कितना क्रिटिकल फोर्स चाहिए, क्रिटिकल शियर चाहिए, उस फॉर्मूले से आएगा। अब अगर हमको साइड में निकालना है कि साइड में कितना क्रिटिकल फोर्स चाहिए पार्टिकल मूवमेंट के लिए, तो हमको इस फॉर्मूले से आएगा। तो टाउ बी जो है वो हमारे पास पिछले फॉर्मूले से टाउ बी आ जाएगा। ये सब क्रिटिकल है, याद रखिए, क्रिटिकल है। तो टाउ बी हमारे पास पिछले फॉर्मूले से आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर फाई से, तो हमको टाउ एस आ जाएगा। अब इधर देखिए, अब जो थीटा है उसको हमने क्या माना था? साइड स्लोप, ठीक है। और फाई क्या है? फाई है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज। अब एक बात याद रखिए, जो थीटा है, जो साइड स्लोप है, वो हमेशा कम होना चाहिए एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि आपने एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा था। एंगल ऑफ रिपोज मतलब क्या है? एंगल ऑफ रिपोज मतलब वो एंगल जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, तो वो एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट जस्ट मूवमेंट स्टार्ट करे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज अगर थीटा ग्रेटर देन हो गया एंगल ऑफ रिपोज के, तो अगर थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज हो गया, तो ये पार्टिकल जो है वो खुद ब खुद स्लाइड करेगा, ठीक है। इसको रेजिस्ट करने के लिए फोर्स ही नहीं रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स
इनफ नहीं रहेगा इसको रेजिस्ट करने के लिए। तो अगर थीटा ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज हो गया तो ये नीचे अपने आप स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमेशा एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन से कम ही रहना चाहिए, यानी साइड स्लोप एंगल हमेशा लेस देन एंगल ऑफ रिपोज होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रैक्टिव फोर्स रेशियो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। अगर थीटा कम है फाई के, ठीक है, थीटा अगर कम है फाई के तो क्या होगा, ये हमेशा लेस देन 1 होगा, ठीक है। लेस देन 1 होगा तो 1 माइनस लेस देन 1 करेंगे तो लेस देन 1 ही आएगा, और अंडर रूट करेंगे तो के हमेशा लेस देन 1 ही रहेगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 5 होता है, इसको दूसरी तरह समझ सकते हैं, अगर थीटा ग्रेटर देन 5 होता तो क्या होता, थीटा अगर ग्रेटर देन 5 होता तो ये जो क्वांटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, ये ग्रेटर हो जाती साइन स्क्वायर 5 से। अगर ये ग्रेटर हो जाती साइन स्क्वायर 5 से तो इसका वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा आता, ठीक है। ये 1 से अगर ज़्यादा हो गया तो 1 माइनस समथिंग ग्रेटर देन 1, जो कि आएगा नेगेटिव, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव रखेंगे तो ये अनडिफाइंड होता है। तो के हमेशा लेस देन 1, यानी थीटा हमेशा लेस देन 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमको एक कैनल डिज़ाइन करना है जिसका डिज़ाइन डिस्चार्ज है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। जो कैनल का बेड स्लोप है वो हमको दिया है 1/1000, ठीक है। और ये ऐसे मीडियम से पास कर रहा है जिसका मीन पार्टिकल डायमीटर है 50 mm का मीन पार्टिकल डायमीटर है। अब हमको ट्रैपेजॉइडल सेक्शन एज्यूम करना है, जो कि नॉर्मली होता है, नॉर्मली हम कैनल ट्रैपेजॉइडल सेक्शन ही रखते हैं। तो ट्रैपेजॉइडल सेक्शन एज्यूम करते हैं, और हमको स्टेबल डेप्थ निकालना है कि कितना डेप्थ रखेंगे तो जो पार्टिकल है पार्टिकल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया है 36 डिग्री, ठीक है। तो क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। डिस्चार्ज दिया है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो बेड स्लोप है वो दिया है 1/1000, मीन पार्टिकल डायमीटर दिया है 50 mm, और जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो 36 डिग्री, ठीक है। साइड स्लोप, अब हम साइड स्लोप एज्यूम करते हैं, ठीक है। साइड स्लोप एज्यूम करेंगे तो मैंने क्या बोला था, साइड स्लोप हमेशा लेस होना चाहिए 5 के, वरना ये अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो थीटा हम मान लिए 30 डिग्री। तो हम ट्रैक्टिव फोर्स रेशियो निकालते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर 5, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर 5 यहाँ से आ गया। अब के मतलब क्या है कि क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स इनसाइड डिवाइड बाय क्रिटिकल ट्रैक्टिव फोर्स एट द बेस, ठीक है, एट द बेड। तो के का मतलब यही है, इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर 30 अपन साइन स्क्वायर 36, तो आएगा 0.5257, ठीक है। यहाँ से हमारे पास साइड पे कितना आ गया, 0.5257 टाउ BC। अच्छा, हम साइड का निकाल ही क्यों रहे हैं, साइड का हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि साइड पे किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए कम फोर्स लगेगा। क्यों साइड पे कम फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें वेट भी काम कर रहा है, पार्टिकल का वेट भी इसको नीचे तानने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा फ्लो भी इसको भगाने की कोशिश कर रहा है। अगर बेड पे देखें तो इस पर सिर्फ फ्लो ही एक्ट कर रहा है इसको मूव करने के लिए, लेकिन साइड पे इसको वाटर भी मूव करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा इसका वेट भी नीचे तानने की कोशिश कर रहा है। तो जो साइड पे जो पार्टिकल होगा उसको कम फोर्स चाहिए, कम क्रिटिकल फोर्स चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। तो हम हमेशा ट्रैपेजॉइडल सेक्शन में साइड का क्रिटिकल स्ट्रेस यूज़ करेंगे उसको डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो साइड का हम क्रिटिकल स्ट्रेस निकालेंगे, बेड का हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमने सील्स ने जो फॉर्मूला दिया था उसके लिए, उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल स्ट्रेस देखें, एक्चुअल स्ट्रेस ऑन द साइड कितना लगेगा। तो एक्चुअल स्ट्रेस, अब बेस पे एक्चुअल स्ट्रेस हमने निकाला था, एक्चुअल स्ट्रेस होता है γ/S0, ठीक है। पानी की वजह से हमने जो मैकेनिक्स ऑफ सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट जो देखा, तो एक्चुअल स्ट्रेस आता है γ/S0, ठीक है। अब ये तो बेड के लिए था, मैक्सिमम कितना होता है बेड के लिए, γ/S0 या फिर γ/S0, ठीक है, बेड के लिए। साइड पे कितना लगता है एक्चुअल स्ट्रेस, साइड पे एक्चुअल स्ट्रेस कितना लगता है, तो हमने देखा था साइड पे लगेगा 0.75 γ/S0 या फिर 0.75 γ/S0, ठीक है। तो साइड पे एक्चुअल स्ट्रेस कितना लगता है, तो एक्चुअल स्ट्रेस है साइड पे 0.75 γ/S0 के। अब पार्टिकल मूव ना करे उसके लिए क्या
क्या चाहिए हमको कि जो उसके ऊपर जो एक्चुअल स्ट्रेस लग रहा है वो क्रिटिकल स्ट्रेस से कम हो। क्रिटिकल स्ट्रेस हमारे पास इतना है, ठीक है, और साइड पे जो एक्चुअल में लग रहा है पानी की फ्लो की वजह से वो है 0.75 गामा RS नॉट। तो ये जो वैल्यू है जो एक्चुअल लग रहा है वो कम होना चाहिए क्रिटिकल से। तो टाउ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ एस सी, ये जो वैल्यू है यो इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 0.75 गामा RS नॉट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5257 टाउ बी सी। अब हमको जो टाउ बी सी है वो निकालना पड़ेगा, यानी क्रिटिकल स्ट्रेस एट द बेस। उसको कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है डायमीटर क्या है, डायमीटर है 50 mm, 50 mm जो कि ग्रेटर देन 6 mm है, ठीक है। 6 mm ग्रेटर देन 6 mm है तो हम सील्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सील ने जो हमने जो डी का फॉर्मूला यूज़ किया था, सो टाउ सी बी इज इक्वल टू 0.06 गामा डब्ल्यू डी SS-1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, हम SS का वैल्यू 2.65 यूज़ करेंगे इधर, क्योंकि हमको दिया नहीं है तो हम 2.65 यूज़ करेंगे। तो 2.65 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.06 करेंगे तो ये नियरली आएगा गामा डब्ल्यू डी अपन 11, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल शियर एट द बेस आएगा, ठीक है। बेस पे इतना क्रिटिकल शियर लग रहा है। डी हमको पता है, गामा डब्ल्यू हमको पता है जो कि यूनिट वेट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम टाउ सी बी अब टाउ सी बी आ गया। तो जो एक्चुअल स्ट्रेस है, एक्चुअल स्ट्रेस साइड पे कितना है 0.75 गामा RS नॉट, वो लेस देन होना चाहिए 0.5257 मल्टीप्लाइड बाई क्रिटिकल शियर एट द बेस जो कि है गामा डब्ल्यू डी अपन 11, अभी निकाला था हमने। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, हम सारे वैल्यू रखेंगे, हम गामा हमको पता है, S नॉट पता है, गामा हमको पता है, ठीक है। इसको सॉल्व, गामा डब्ल्यू और गामा सेम है, ठीक है इधर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा हाइड्रोलिक रेडियस। जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए 3.186 मीटर के, ठीक है। तो हाइड्रोलिक रेडियस इतना कम होना चाहिए, 3.186 से कम होना चाहिए इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि पार्टिकल मूवमेंट ना हो। अब अगर हम वाइड चैनल माने तो हमने बताया था आपको, वाइड चैनल अगर माने तो जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो नियरली बराबर होता है डेप्थ ऑफ वाटर के। तो हम y अगर r लेस देन 3.186 मीटर है तो y भी 3.186 मीटर से कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं y को हम मान लेते हैं 0.8, इसका 80% हम रखते हैं, ठीक है। इसका 80% हम रखेंगे y को, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 3.186 इज इक्वल टू 2.55। हम y को हमेशा जितना हो सके कम ही रखेंगे। क्यों? अगर y ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो फॉर्मूला था टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा YS नॉट। तो अगर y डेप्थ ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो ये जो क्वांटिटी है टाउ नॉट, ट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, और अगर ट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया तो पार्टिकल मूवमेंट की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो y जितना हो सके हम कम ही रखेंगे, ठीक है। तो y हमने मान लिया 2.5 मीटर, y आ गया इधर। अब हमने डेप्थ इतना एज्यूम कर लिया, ठीक है, 2.5 मीटर मान लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रैपेजॉइडल सेक्शन कितना होगा, BY + ZY स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी ट्रैपेजॉइडल सेक्शन का एरिया कितना हम लेंगे, तो एरिया कितना होता है, तो अगर ये ट्रैपेजॉइडल सेक्शन है, इसका बेस अगर हम B मान लें, ठीक है, बेस B है और डेप्थ मान लेते हैं Y है, ठीक है। और इसका जो साइड स्लोप है, साइड स्लोप हम मान लेते हैं 1 वर्टिकल इज टू Z हॉरिजेंटल, ठीक है, Z हॉरिजेंटल इज टू 1 वर्टिकल। तो साइड स्लोप हमने निकाला था, हमने साइड स्लोप एज्यूम किया था tan थीटा हमने एज्यूम किया था 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/z, तो z हमारे पास आ जाएगा √3, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा ट्रैपेजॉइडल सेक्शन का, ये रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये दो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया BY, और दो ट्रायंगल का एरिया अगर हम सम करेंगे तो वो हो जाएगा ZY स्क्वायर। ये अगर y है तो ये होगा ZY, ठीक है। तो ये हो गया ZY स्क्वायर, दो ट्रायंगल का एरिया BY + ZY स्क्वायर। अब B हम इसमें सिर्फ B अननोन है, Y हमको पता है, Z हमने निकाला है √3 जो कि हमने एज्यूम किया था, ठीक है। अच्छा, एरिया निकाल लिया हम, अब पेरीमीटर निकालेंगे, P मतलब वेटेड पेरीमीटर।
वेटेड पेरीमीटर कितना होगा, वेटेड पेरीमीटर मतलब ये पेरीमीटर है बी प्लस, और ये हाइपोटीनियस, ये दोनों हाइपोटीनियस जोड़ेंगे कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ये हाइपोटीनियस कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस 2y² प्लस ZY² और अंडर रूट में, तो 2y अंडर रूट 1 प्लस Z² होगा, जो कि B+10 अगर सब वैल्यू रखेंगे आप तो B+10 आएगा हमारा वेटेड पेरीमीटर। अच्छा, मैनिंग्स फार्मूला लगाने के लिए हम जो मैनिंग्स कोफिशिएंट है वो निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या था, n इज इक्वल टू D90 पावर 1/6 डिवाइड बाई 24 स्टिकलर्स फार्मूला। D90 हमारे पास D50 गिवन है, D50 गिवन है तो D90 कैसे निकालेंगे 1.75 टू 1.9 के बीच में हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो 1.8 हमने लिया मल्टीप्लाइड बाई D50 किया हमने, तो इससे हमारे पास D90 लगभग आ गया 90 mm। ठीक है, 90 mm। अब स्टिकलर्स फार्मूला में जो D है वो मीटर में रखना पड़ेगा, तो 90 mm को मीटर में कन्वर्ट किया इधर डिवाइड बाई 1000 करके, यहाँ से हमारे पास n का वैल्यू आ गया 0.0279। अब हम मैनिंग्स फार्मूला इधर लगाएंगे, मैनिंग्स फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू 1/n AR पावर 2/3 S नॉट 1/2। ठीक है, यहाँ से R हम निकालेंगे, R क्या होगा A डिवाइड बाई P। ठीक है, A डिवाइड बाई P, A हमको पता है कितना है, A हमको पता है 2.5 B प्लस 4.33 डिवाइड बाई P हमारे पास है B+10। ठीक है, इसको इसमें रखेंगे हम। अब n हमारे पास नोन है, Q नोन है, A हमारे पास B के टर्म में एक वेरिएबल है और S नॉट हमारे पास नोन है, तो सिर्फ B वेरिएबल बचा है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास B आएगा 7.998, जिसको हम नियरली रख देंगे 8 मीटर के बराबर। तो अगर बेस 8 मीटर आया है तो डेप्थ हमारे पास कितना था, एज्यूम किया था 2.5 मीटर, हम B प्रोवाइड करेंगे 8 मीटर, हमने फ्री बोर्ड मान लेते हैं 0.3 मीटर, और जो साइड स्लोप है वो हम प्रोवाइड करेंगे 1 वर्टिकल इज टू √3 हॉरिजेंटल, यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम एक ट्रैपेजॉइडल सेक्शन को डिजाइन करेंगे बाय सील्स ट्रैक्टिव फोर्स थ्योरी। ठीक है, ये फ्री बोर्ड है, ये डिपेंड करता है डेप्थ पे, हम कितना डेप्थ रखें, अगर डेप्थ ज़्यादा होगा तो फ्री बोर्ड भी ज़्यादा रखेंगे हम, अगर डेप्थ ऑफ वाटर कम रहेगा तो फ्री बोर्ड भी हम कम ही रखेंगे। अच्छा, इसमें हमने टाउ BC निकालने के लिए 0.06 गामा WD SS -1 यूज़ किया था। मान ले अगर D इधर D 50 mm था, जो कि 6 mm से ज़्यादा था, अगर D लेस देन 6 mm होता तो हम टाउ CB निकालते, मित्तल एंड स्वामी ने जो फॉर्मूला दिया था उसको यूज़ करके हम टाउ CB निकालते हैं। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होगा अगर D लेस देन 6 mm होता। ठीक है, ये जो सील्स ट्रैक्टिव फोर्स थ्योरी है, इसको हम जनरली इंडिया और नेपाल में हम जनरली यूज़ नहीं करते कैनल डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करता है। जैसे कोई भी कैनल है तो उसमें सेडिमेंट भी होगा सस्पेंशन में। ठीक है, सेडिमेंट भी कैरी करेगा, कुछ सिल्ट कैरी करेगा सस्पेंशन में, तो इसने उस सिल्ट चार्ज को कंसीडर नहीं किया। दूसरा, इसने बेड के कंडीशंस को कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल होता है जनरली, जो ये एक सेमी थ्योरेटिकल अप्रोच है, तो ये जनरली एप्लीकेबल होता है रिजिड बाउंड्री चैनल, रिजिड जो लाइंड कैनल है उसको डिज़ाइन करने के लिए जनरली एप्लीकेबल होता है, जो कि जनरली हम USA, यूरोप उन सब जगहों पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, हम जनरली नेपाल और इंडिया में हम जनरली कैनेडीज थ्योरी, जो कैनेडी ने दिया था, या फिर लेसिस थ्योरी यूज़ करते हैं कैनल डिज़ाइन करने के लिए एलुवियल सॉइल में।